वी वर टॉकिंग अबाउट एम्पियर्स सर्किटल लॉ इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल तो के स्टेटमेंट क्या है इसका कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को यदि इंटीग्रेट कर दें किसी भी क्लोज्ड पाथ के अलोंग, नॉट नेसेसरीली दैट क्लोज्ड पाथ शुड बी अ सर्कल ना, वो तो ये है कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अपनी जो मतलब सॉल्यूशन वगैरह हैं, जो प्रूविंग है, जो एनालाइजिंग है, एनालिसिस है, उसको इजी करने के लिए हम सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर पाथ का इंटीग्रेशन आसान है। क्योंकि जब हम लिखते हैं ये कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ओवर द क्लोज्ड सर्कल, तो हम उसकी जगह चुपचाप से लिखकर भाग आते हैं 2 पाई आर। लेकिन अगर ये शेप ऐसी हो गई, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी शेप हो गई, और यहाँ पर हमने एक डीएल सेगमेंट लिया और उसको इंटीग्रेट किया, तो बेटा क्या हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला है कि ये क्या शेप थी? ना, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो एक बात ये याद रखें कि जो हम एम्पेरियन लूप लेते हैं अपनी प्रूविंग्स एक्सेट्रा में, हम वो एम्पेरियन लूप कैसी शेप का ले रहे हैं? सर्कुलर, केवल अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। इट इज़ नॉट अ रूल, ये कोई रूल नहीं है कि वो एम्पेरियन लूप सर्कुलर ही हो ना, वो कैसा भी हो सकता है, किसी भी शेप का, किसी भी डिस्टॉर्टेड शेप का वो लूप हो सकता है। तो उस लूप के अलोंग यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करें अलोंग अ लाइन, तो वो क्या आता है? म्यू नॉट आई, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग। एक वर्ड आपको बताया गया था कि थ्रेडिंग, जो उस लूप के थ्रू करंट पास होती है उसको बोलते हैं थ्रेडिंग। ओके जी। तो इसके ऊपर बेस्ड पहली तो बात इसकी प्रूविंग हमने की थी, ये प्रूविंग हो गई थी, हाँ इस पेज पर तो प्रूविंग हो गई है। उसके बाद हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे। तो बेटा जी इसकी बात जब जब प्रूविंग की बात आती है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ को जब प्रूव किया गया तो बायट एंड सेवर्ट को ट्रू माना गया था कि बायट एंड सेवर्ट लॉ ऑलरेडी नोन है। और जब आप एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ को ट्रू मानेंगे कि हाँ वो हमें पहले से पता है, उसकी हेल्प से हम बायट एंड सेवर्ट्स लॉ प्रूव कर देंगे। मतलब बायट एंड सेवर्ट लॉ नहीं, सीधा सीधा बोला जाए, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ वाला है, उससे आर दूरी पर मैग्नेट फील्ड का फॉर्मूला प्रूव कर देंगे, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे लास्ट क्लास में 29 को। वानी उस दिन भी नहीं बोल रही थी, उस दिन भी सो रही थी, आज भी सो रही है। एनीवे, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमारा एक एप्लीकेशन आ गया था। आज सेकंड एप्लीकेशन इसका करना है, जो कि 3 मार्क्स में आपको पक्का मिलना है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इट, पुट डाउन द हेडिंग। सेकंड एप्लीकेशन है ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ का। ओके, बिफोर मूविंग टू दैट एप्लीकेशन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा और क्लियर करेगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ आपको। मैंने ये एक लूप बनाया, इस लूप को मैंने नाम दिया लूप 1। दिस इज, मैंने एक और लूप बनाया एंड आई नेम्ड इट लूप 2। अब मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है बेटा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस पेपर के, इस पेज के, आपके मोबाइल की स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा है, और इसमें करंट 4 एम्पियर है। क्रॉस क्या बताता है कि करंट इज एंटरिंग इनटू द पेज। यहां पर एक और मैंने कंडक्टर रखा है, ये भी परपेंडिकुलर टू द पेज है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, एंड इट इज कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर। और डॉट क्या शो करता है कि करंट इज कमिंग आउट। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, तो डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। ओके, अब एक और करंट है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। 3 एम्पियर। ओके, डॉट क्या शो कर रहा है? दिस कंडक्टर is also carrying the current which is coming out of the plane of paper. तो अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं, जो रियली में एक अच्छा बच्चा होगा और चीजों को ध्यान से सुनने वाला बच्चा होगा, वो मेरी बात का जवाब देगा।
बस ये क्वेश्चन आपको लिख कर आएगा, ये फिगर बनी हुई होगी और ऐसे लिख कर दे देंगे, पूछेगा आंसर बताओ, बोलो। एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगना है बेटा। क्या बोलता है कि वट एवर द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट आई। व्हाट इज आई हियर? आई इज टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। मैंने थ्रेडिंग वर्ड का मीनिंग आपको बता दिया था। टोटल करंट, सोचो और बताओ। जब मैं बोल रहा हूं, जब मैंने लिखा यहां 1 मीन्स आई एम अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ टू द लूप 1। एम्पियर इन लूप मेरे लिए 1 है, तो इस लूप के अंदर टोटल कितनी करंट है, कौन कौन सी करंट्स हैं, चलो ये तो बता दो। सर मतलब जो डॉट वाले हैं उनको ऐड करेंगे हाँ जी बिल्कुल सही। क्योंकि वो हाँ आउटवर्ड ऑपोजिट, वाले हैं। ऑपोजिट हो गए ना डायरेक्शन, तो यस ये सर। दोनों कितने हो गए? 5 ये फिर क्या होगा, ऐड के सब्ट्रैक्ट? और सब्ट्रैक्ट ठीक। टोटल करंट कितनी बची? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि बी डॉट एल इजक्वल टू म्यू नॉट आई। टोटल करंट कितनी है? 1। आंसर आ गया म्यू नॉट, दैट्स ऑल। ओके सर। समझ में आ गया साशा, समझ में आ गया मुस्कान? यस सर। तो फिर चलो तुरंत से जवाब दो, सेकंड। सेकंड का मतलब ये वाला लूप केवल इंटरनल, इसके अंदर जो करंट थ्रेडिंग है, क्या 4 एम्पियर और 2 एम्पियर इंक्लूड होंगे उसमें? नो सर, नो, क्योंकि वो तो फिर बाहर हो गया। बाहर रह गए, वो इंक्लूड नहीं होंगे। तो ओनली 3 एम। only 3 ampere will be included. So what should be the answer? I think 3 minute. 3 मिनट। Am I right? यस। Yes, बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी क्वेश्चंस की, एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर बेस्ड। सीबीएसई अपने को इस तरह के क्वेश्चंस पूछने से बचाता है, नहीं पूछता, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा हमेशा ही, क्योंकि ये आपके जो नीट वगैरह है वहाँ के लिए तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। और तो सीबीएसई में भी, एकेडमिक में भी, बोर्ड्स में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो प्लीज हैव अ कमांड ओवर इट। कर लोगे आप इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। हाँ, तो इससे एक चीज और क्लियर हो गई आपको कि वो जो सर्कल हमने बनाया है एम्पेरियन लूप के लिए, सर्कल होना जरूरी नहीं है। ओके, तो चलिए वो जो मैं डेरिवेशन की बात कर रहा था 3 मार्क्स के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अब हम हेडिंग डालते हैं एक्सप्रेशन फॉर द सर मैग्नेट। आप इसकी वीडियो पोस्ट करोगे ना यूट्यूब पर यस बिल्कुल जाके? बिल्कुल। अच्छा, आप नोट नहीं कर रहे होगे? थैंक यू। हाँ। कोई बात नहीं, यस। जाके नहीं आज ही कर दूंगा। यूट्यूब तो कहीं से भी कर सकता हूँ मैं पोस्ट। एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ थिक, ध्यान देना इस वर्ड पर, around a thick current carrying conductor. ओके, देखो बेटा, बाइट एंड सेवट हमने 29th वाली क्लास में भी अप्लाई किया था। देखो ये पहला एप्लीकेशन था, तो हमने ये कंडक्टर बनाया था। देखो ये दिख रहा ना, दिस कंडक्टर। तो क्या उसकी थिकनेस मैटर करती थी? ना, हमने कोई बात ही नहीं की थी थिकनेस की। तो आज का डेरिवेशन हमारा सेम है, एग्जैक्टली सेम है। फर्क कितना है कि अर्लियर इट वॉज फॉर अ थिन कंडक्टर whose diameter was not considerable, but today we are doing it for, we are repeating it for a thick conductor whose diameter will matter.
तो चलिए शुरू करते हैं। और एक काम करेंगे आप कि जो डायग्राम बनाऊंगा ना मैं, देखो अभी मैं बना रहा हूँ, आप मत बनाना, आप सुन लीजिए। दिस इज द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर है, वैसे तो इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें लिमिट दिखानी होती है ना। और इसकी रेडियस है आर, कैपिटल आर, और इसमें करंट दौड़ रही है आई। तो पूरे क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्म करंट दौड़ रही होगी आई। तो बेटा जब डायग्राम बनाओगे ना, तो नीचे प्रॉपर स्पेस आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखकर बनाना। बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्लॉट अ कर्व ऑल्सो, कर्व फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिस्टेंस। स्मॉल आर वेरिएबल डिस्टेंस को दिखाता है, कैपिटल आर फिक्स डिस्टेंस को दिखाता है। करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, दैट इज आई। प्लीज ड्रॉ दिस। ऊपर कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ वाला, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस कंडक्टर के लिए मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ प्लॉट करनी है। तो मैंने ग्राफ भी उसके साथ साथ ही नीचे प्लॉट कर लिया है। ड्रॉ कर लिया है, या ड्रॉ बाद में करोगे वीडियो देखकर, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। चले आगे। तो चलिए, तो शुरू करते हैं डेरिवेशन। बेटा इसके 3 केसेस आएंगे। 3 केसेस मतलब, जैसे अगर आपको याद हो, गॉसेस थ्योरम का हमने थर्ड एप्लीकेशन किया था। एक शेल, चार्ज्ड शेल के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो आपको याद शायद हो कि उसके भी 3 केसेस थे। पहला केस था इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, तीसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द स्फीयर। 3 केसेस थे। तो वही 3 केसेस यहां पर भी हैं। बाहर, कंडक्टर के बाहर, कंडक्टर के सरफेस पर, और कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, 3 केसेस करने वाले हैं। तो हमारा पहला केस आता है, पहले तो एजम वो लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। करंट आई is passing through a conductor of radius r, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेटा करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि करंट डेंसिटी जिसको बोलते हैं, वो क्या बन जाएगा? हेंस करंट डेंसिटी J क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। ओके बेटा, तो चलिए अब केसेस शुरू करते हैं। पहला केस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बाहर, यहां कहीं मान लेते हैं। वेरिएबल डिस्टेंस स्मॉल आर होता है। पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। तो P से पास होता हुआ एक एम्पेरियन लूप बना लिया जाएगा। गाड़ी तो नहीं हटानी उनको, मेरी गाड़ी आ गया शायद। हाँ, तो एक एम्पेरियन लूप यहां पर बना लिया जाएगा। लिख लेते हैं केस 1। when observation point
is outside the conductor at a distance r. ये हमारा पहला केस है। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा हमें खास करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई कर देना है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या कहता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, तो देखो बेटा ये जो रेड वाला एम्पियरियन लूप बनाया, सारी की सारी करंट आई इसके थ्रू ही तो पास हो रही है, थ्रेड हो रही है, तो टोटल करंट कितनी आई। और बी डॉट डी एल की जगह आपको पता है क्या बन जाता है, बी बाहर आ जाता है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। और आपको पता है, अब तक तो रट चुका होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या बनता है, 2 पाई आर, यानी कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को तो उठाकर म्यू नॉट के लिए नीचे ले आए, और i बाय r को उठाकर i के नीचे ले आए। तो चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दीजिए, कर देते हैं चलिए। तो ये बन गया क्या, b इज इक्वल टू म्यू नॉट। एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर वो नीचे से आपको दोबारा रीशेयर हाँ करनी कोई नहीं, पड़ेगी कोई नहीं, मैं इसकी। कर दूंगा, अभी कर रहा हूँ। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया, ये आउटसाइड का है। लेट मी रीशेयर। ओके, पिछला पेज हो गया था, सर एक बार पीछे कर दो। देख लो। हो गया सर। ओके, तो ये हमारा पहला केस, ये कुछ अलग नहीं था, इसमें इसमें वही सब था जो हम 29th की क्लास में कर भी चुके हैं, जो थिन कंडक्टर के, क्योंकि व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज आउटसाइड द कंडक्टर, जब ये बाहर है कंडक्टर के, तो हमने क्या मान लिया उसको, हमने उसको थिन कंडक्टर की तरह ही ट्रीट किया है। अब एक प्रॉब्लम लेकिन ये हो गई है, मुझे बार बार फाइल चेंज करनी पड़ेगी, फिर स्क्रीन रीशेयर करनी पड़ेगी, तो उससे बेटर है मैं एक काम करता हूँ, आई एम री ड्रॉइंग द डायग्राम हेयर एट दिस पेज। हम डायग्राम दोबारा ही बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी बन जाएगा, अच्छी बात है। पूरा ही डायग्राम बना लिया मैंने, इवन जो फर्स्ट केस कर चुके हैं उसको भी। ओके, चलिए सेकंड केस। अब हम आ जाते हैं कि व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट द सरफेस, ये भी आसान है।
तो सिर्फ क्या कीजिए, स्मॉल आर को क्या कर दीजिए कैपिटल आर, और कुछ नहीं करना है। तो इसका एक कंक्लूजन और लिखिए कि बी जो है आर पर कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली। यानी कि व्हेन वी आर आउटसाइड द कंडक्टर, सरफेस पर तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, क्योंकि आर है मिनिमम रेडियस, उसके बाद तो अंदर एंटर हो जाएंगे ना, तो यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है मैक्सिमम। बियॉन्ड दैट व्हाट विल बी हैपनिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडिंग इनवर्सली ऑन आर, यानी कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड गिरती चली जाएगी लाइक दिस, एंड दैट इज एट द सरफेस। तो अगर मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करके इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहूं, तो वो क्या है, ये जो है μ0/4π2I/r। नाउ जो असली इसका केस है, इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज केस 3, क्या कि इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज विद इन द कंडक्टर, यहां कहीं मान लीजिए Q पॉइंट मान लीजिए, R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस वेरिएबल होता है, तो दिस टाइम व्हाट विल बी द एम्पियरियन लूप, फिर से एक सर्कल ही होगा बट स्मॉल r, रेडियस चेंज हो गई, उसके अंदर आ गया वो कंडक्टर के। ये छोटा सा बन गया। अब ये बताओ, जैसा कि मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था वो एक कॉन्सेप्चुअल, तो उसके पीछे भी हमारी एक चाल थी। ये बताओ, इससे जब पास होने वाली करंट आप एज्यूम करोगे, इससे जो करंट पास होगी, क्या वो टोटल करंट आई होएगी? नो, जो क्योंकि जो करंट आई हमने इससे पास हो रही थी कंडक्टर से, हमने लिखा था ना कि इट इज पासिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ये करंट आई तो पूरे क्रॉस सेक्शन पर फैली हुई थी। तो जब मैंने ये छोटा एम्पियरियन लूप बनाया, तो बाहर वाली करंट जो रह गई, क्या वो इंक्लूड होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। करंट केवल कौन सी इंक्लूड होगी? जो इस सर्कल के अंदर अंदर है, एम्पियरियन लूप के अंदर अंदर है, बस। तो पहले तो लिखें क्या, केस 3। when observation point within the कंडक्टर। ओके जी, तो पहले तो एम्पियरियन लूप को समझा दें दिस टाइम। एम्पियरियन लूप will be lying within the conductor। ठीक, सो करंट थ्रेडिंग इट, इस बार करंट जो उसको थ्रेड कर रहा होगा इज आई डैश, कितना होगा? करंट डेंसिटी, ये तो करंट डेंसिटी तो करंट पर यूनिट एरिया होता है ना, और मल्टीप्लाइड बाय दैट स्मॉलर एरिया πr²। यूनिटरी मेथड लगा दिए। करंट डेंसिटी क्या थी? I/πr² मल्टीप्लाइड बाय πr²। पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा? IR²/r²। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ के बाद आगे बढ़ूंगा मैं। ये हमने जो फिगर ड्रॉ की है, छोटा एम्पियरियन लूप बना है, उस लूप को थ्रेड करने वाली करंट बनी है I डैश। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं बच्चों? यस सर। मुस्कान, मुस्कान जवाब दे। यस सर, आप एक बार सेकंड केस वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? सेकंड में तो कुछ भी नहीं था। देखो, फर्स्ट केस था कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है, तो डिस्टेंस क्या आ गया था? स्मॉल आर। यस सेकंड यस केस में सर। ये पॉइंट सरक 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 कर कहाँ पहुंच गया? कंडक्टर के सरफेस पर आ गया।
ओके तो व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट द सरफेस ओनली, तो तो क्या होगा, अब स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कैपिटल आर। ओके सर, अंडरस्टूड। मुस्कान जवाब दो। उस दिन वानी यस सर, क्लियर है ये। क्लियर है ना? ओके। यस सर। तो चलिए बस, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो एम्पियर्स सर्किट लॉ लगाना है बस। म्यू नॉट आई डैश, बी डॉट डी एल आपको पता ही है क्या बनता है, बी बाहर आ जाता है, डी एल का इंटीग्रेशन बचता है, नहीं सॉरी एरो नहीं आएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश हम निकाल चुके हैं, क्या था, आई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नाउ दिस इज बी इंटू 2 पाई आर, वन ऑफ द आर गॉट कैंसल्ड, तो फाइनली बी कितना, म्यू नॉट के अपॉन में आ गया 2 पाई और आई आर बाय आर स्क्वायर। बेटा वेरिएबल कौन है, स्मॉल आर के कैपिटल आर, बार बार बोल रहा हूं वेरिएबल स्मॉल आर है, कैपिटल आर तो रेडियस है कंडक्टर की जो कि फिक्स्ड है। तो व्हाट डू वी गेट दिस टाइम, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड is depending on the distance from the axis, now it is depending directly, मतलब ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, मैग्नेटिक फील्ड इस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, मतलब कि जब ये डिस्टेंस स्मॉल आर जीरो होगा, मींस व्हेन वी आर एट द सेंटर, वी आर एट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, स्मॉल आर विल बी जीरो, हैंस बी विल बी जीरो। उसके बाद जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और स्ट्रेट लाइन, दैट्स ऑल। और इस तरह से आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो बोले कि ना बोले आपको दिखाना है। बताइए कौन से पेज से आपको शो करना है, या सब हो गया? सर एक बार वो ग्राफ दिखा दो। हो गया सर। दिस वन पेज 21, सर सारा हो गया। ओके पेज 22 भी हो गया, 21 भी हो गया, साशा तो बाद में ही करेगी है ना। ओके जी, तो हमारा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर्स सर्किट लॉ, और मैंने थर्ड यूनिट में अब तक 3 टॉपिक खत्म कर दिए हैं। कैसे, एक बार और देखते हैं, 3 मोटे मोटे कौन से टॉपिक हमने खत्म कर दिए। हमने खत्म कर दिया बायट एंड सेवर्ट्स लॉ, हमने खत्म कर दिया मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, और तीनों ही टॉपिक अपने में बहुत बड़े बड़े थे। जैसे कि बायट एंड सेवर्ट की बात करें तो पहले तो उसका मतलब डिस्क्रिप्शन, उसका प्रूफ वगैरह यदि है तो उसके बाद उसके एप्लीकेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की बात की थी, चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, फिर करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स, उसके बाद 2 पैरेलल कंडक्टर्स थे उनके बीच में लगने वाला फोर्स, कि इफ द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन अट्रैक्टिव फोर्स, एंड व्हेन द करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन रिपल्सिव फोर्स। उसके बाद हमने तीसरा टॉपिक जो अभी अभी खत्म किया है, दैट इज एम्पियर्स सर्किट लॉ। एक एक टॉपिक अपने में एक चैप्टर की तरह है, इसलिए इसको क्वाइट टिपिकल यूनिट इट इज कंसीडर्ड एज। लेकिन ऐसी नहीं है कि आप इसको प्रिपेयर ना कर सको, अगर दिल से दिमाग से ध्यान से पढ़ोगे
तो प्रिपेयर हो जाएगी, ये बोर्ड्स के लिए 100% प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये 3 बड़े टॉपिक हमारे ख़त्म हुए। अब हम चलेंगे अगले बड़े टॉपिक की ओर, और वो है एक करंट कैरिंग कॉइल लीजिए, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल, एंड सस्पेंड इट फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा चौथा टॉपिक शुरू कर रहा हूँ ना बेटा, एक्चुअली इसमें हेल्प किसकी ली जाएगी, इसकी। ये जो था ना कि करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, बस वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। मतलब जो मेरा चौथा टॉपिक है, एक तरह से मान लीजिए वो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स किसका, सेकंड टॉपिक का। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। क्वाइट लेंथी टॉपिक दिस वन, पूरा बड़ा सा डेरिवेशन है। एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क experienced by a rectangular current carrying coil suspended in a magnetic field freely। फ्रीली है, फ्रीली का मतलब क्या होता है कि इट इज़ फ्री टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन, हमको इसके ऊपर फोर्स वगैरह नहीं लगाएंगे। एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाएंगे, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करेंगे और उससे करंट पास करा देंगे, तो कॉइल पर एक टॉर्क लगेगा, कॉइल पर फोर्सेस लगेंगे। ये तो मुझे पता है, इस सेकंड टॉपिक से पता है भाई। एक कॉइल यदि मैं कंसीडर करूं तो एक कॉइल में देयर आर 4 आर्म्स, 4 आर्म्स है ना उस पर, और मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं उसको, तो चारों आर्म्स मैग्नेटिक फील्ड में आ गई ना, तो चारों आर्म्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी ना, तो इन फोर्सेस का जो एक नेट इन्फ्लुएंस होगा वो रोटेशन होगा, मतलब क्योंकि वो एक टॉर्क बनाएंगे फोर्सेस मिलकर। तो वही टॉर्क, वही फोर्सेस मुझे स्टडी करने हैं। तो शुरू करते हैं। आई होप हेडिंग पूरी हो गई होगी नोट। यस सर। हाँ जी, तो ठीक है। डायग्राम, डायग्राम बेटा बड़ा सा बनेगा आपकी नोटबुक पर, मतलब आधे से भी ज़्यादा पेज ले सकता है। तो पहले मुझे देख लीजिए, और बेटर होगा यदि पेंसिल वगैरह से बनाओ एक सुंदर सा डायग्राम। तो पहला काम हमें चाहिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन एवर वी टेक आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे बनाते हैं उसको, एरोज, पैरेलल एरोज। So this is a uniform magnetic field. In this magnetic field we take a coil, a rectangular coil, और वो रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करना शुरू कर चुकी है, मतलब वो टेढ़ा है अभी, ना तो एग्जैक्टली पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ना ही एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज समवेयर एल्स लाइक दिस। Suspended like this, if I name it A, B, C, D, तो ये ABCD इस कॉइल का प्लेन हो गया। अच्छा, B एक बार और आएगा, B मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज होगा, B एरो मतलब वेक्टर फॉर्म में, तो B यहाँ पर 2 बार यूज हो रहा है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये जो B है ये तो कॉइल के नेमिंग के लिए है,
और एक बी मैग्नेटिक फील्ड का भी है। एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इज सच दैट कि इफ आई यूज वेक्टर, एरिया वेक्टर आपको पता है, किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई एक एरो वो एरिया वेक्टर बताती है। तो इफ आई ड्रॉ एन एरिया वेक्टर हियर, एरिया वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर लाइन, ये जो एरिया है ए बी सी डी, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। और क्या कहा जा रहा है कि कॉइल इस तरह से सस्पेंडेड है मैग्नेटिक फील्ड में कि उसके ऊपर ड्रॉ किया गया नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। एंड करंट इन द कॉइल दैट इज आई passing in anti-clockwise direction like this. इस तरह से थोड़ा सा इसकी लेंथ को और बढ़ा देते हैं, कारण आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। इसको अगर मैं हटाऊं, लेंथ को थोड़ा थोड़ा और बढ़ाऊं, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बना लेते हैं, दिस वन। अब ठीक है, नाउ लुकिंग नाइस। हाँ जी, तो ये कॉइल है सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट आई उसमें दौड़ रहा है लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ओरिएंटेशन कॉइल का ऐसे है कि उसके ऊपर यदि एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो वो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। इज इट क्लियर अबाउट द डायग्राम? Yes, sir. Have you drawn it? Yes, sir. Muskan also? सर एक मिनट। ड्रॉ करो जल्दी एंड देन लेट मी नो। सर हो क्या? ओके, तो अब डिस्क्रिप्शन। रेक्टेंगुलर कॉइल, ए बी सी डी, carrying current I in anti-clockwise direction is suspended in a मैग्नेटिक फील्ड बी एरो, बी बार, देखो दो बार बी आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस बी इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, is suspended in a magnetic field B such that एरिया वेक्टर, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नहीं कुछ मत लिखो, उसको खाली एरो ही रहने दो। सच दैट एरिया वेक्टर मीन्स, एरिया वेक्टर का क्या मतलब होता है, अ नॉर्मल
drawn perpendicular to the plane of coil। तो क्या बता रहे थे हम, is suspended in a magnetic field B bar such that area vector is making an angle theta with the direction of magnetic field। ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाए तो बताना। सर हो गया सर। तो बेटा अब हमें पता है, देखो एक पुराना रिकैप करते हैं कि यदि एक आई लेंथ का एल लेंथ का कंडक्टर जिसमें करंट आई दौड़ रही हो, मैग्नेटिक फील्ड बी में एंगल थीटा पर सस्पेंड किया जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता था। हमने प्रॉपर डेरिवेशन किया था उस फोर्स का, F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, या F इक्वल्स टू आई एल करंट एलिमेंट होता था क्रॉस बी। याद है ना ये वाली बात? अभी जिसको मैं पिछले पेज पर सेकंड टॉपिक मार्क कर रहा था, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, उसी के ऊपर बेस्ड हमने ये डेरिवेशन किया था। याद होगा कि जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो व्हाट अबाउट अ रेक्टेंगुलर कॉइल? एक रेक्टेंगुलर कॉइल में तो चार स्ट्रेट कंडक्टर हैं, तो इसके ऊपर तो चार फोर्सेस लगने वाले हैं, हाँ के ना? यस सर। तो अब मुझे बारी बारी से उन चारों फोर्सेस को ढूंढना है, उनका फॉर्मूला बनाकर उनकी डायरेक्शन निकालकर आगे बढ़ना है। तो बढ़ते हैं आगे। हेडिंग्स के साथ चलेंगे, चारों के लिए एक एक हेडिंग आएगा। शुरुआत करते हैं AD से, फोर्स एट। अच्छा एक चीज और, इसकी जो विड्थ है ना, ये इनको भी मानना था, तो उसको फिगर के साथ लिख देते हैं। लेंथ को मान लेते हैं L, विड्थ को मान लेते हैं B। तो लेंथ कौन सी होगी? ये तो आपको क्लियर ही है, जो शॉर्टर साइड होती है वो विड्थ होती है, जो लॉन्गर साइड होती है रेक्टेंगल की वो लेंथ होती है। तो A, अच्छा मैंने B मिटा दिया था, लिखा ही नहीं, C भी मिटा दिया था, लिखा ही नहीं। हाँ, तो जो AB और CD है वो तो लेंथ है, और जो AD और BC है वो विड्थ है। तो शुरुआत करूंगा विड्थ AD से। फोर्स एक्टिंग एट आर्म AD, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है आपको। उस फोर्स को मैं नाम दे दूंगा F1, क्योंकि चार फोर्सेस है ना। F1, तो चार फोर्सेस है तो चारों को नाम देना है, तो इसको मैंने नाम दे दिया F1। अब बेटा क्या बोला था मैंने अभी, जिसको मैंने मिटा भी दिया, यहां लिखा था क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का? IL, करंट एलिमेंट क्रॉस B। तो करंट एलिमेंट आपको पता है ना, कंडक्टर और मतलब लेंथ L और करंट को साथ मिलाकर लिखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये वाली चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे योर अटेंशन। घर में बातें बुतें हो रही हूँ, उधर से ध्यान हटाकर इधर ले आओ जरा। ये देखो, बल्कि और कलर चेंज कर लेता हूं, केयरफुली देखो बेटा। दिस इज द डायरेक्शन, ग्रीन दिख रहा होगा आपको, पैरेट दिख रहा होगा, ये है करंट एलिमेंट, ये जो ग्रीन वाला, और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और हमें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या पता है? IL क्रॉस B, यही पता है ना।
तो बेटा ये जो रेड है, ये जो रेड बनाया, ये क्या है? ये कॉइल के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, मतलब व्हाट इज दिस एंगल? 90 होना चाहिए ना। एंड दिस इज व्हाट? थीटा ऑलरेडी हम मानकर चले हैं। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि यदि मैं यहाँ पर लिख दूं करंट एलिमेंट आई, और करंट की डायरेक्शन क्या है? डी से ए है ना बेटा, डी से ए, तो करंट एलिमेंट को क्या लिखूंगा? आई डी ए। दिस इज द करंट एलिमेंट क्रॉस बी। ओके, तो आई डी ए और बी के बीच में एंगल, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कौन बताएगा मुझे? दिख रहा है साफ? जल्दी बोलो। चलो, नहीं बोल पा रहे हो, एक एक बार और पूछता हूं, सुनो बेटा। मैंने ये दो चीजें लिखी हैं, क्या आपको, शुरू से पूछते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी, ये आपको पता था कि नहीं? नहीं पता था तो याद आ गया? तीनों से बारी बारी से यस सुनूंगा मैं। यस सर। यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। अब ये फॉर्मूला इधर कन्वर्ट किया मैंने, ये समझ में आया? तीनों से बारी बारी से यस चाहिए। यस सर। यस सर। तीसरी यस नहीं आई? यस सर। वो तो तुम्हारी थी, मुस्कान की नहीं आई। सर मैंने बोल दिया। नहीं, मैं आवाजें पहचानता हूँ झूठे बच्चों। अरे वो साशा और मेरी आवाज मिक्स अच्छा, होगी, मिक्स हो साथ गई, बोला था। रेजोनेंस हो गया था आपके अंदर, ठीक है। तो आइडिया क्लियर है। अच्छा, अब जरा फिगर पर आओ। आपको फिगर में आईडीए कहाँ जा रहा है, बी कहाँ जा रहा है, आपको फिगर में ये क्लियर है? 3 यस चाहिए। यहां गड़बड़ है, नहीं क्लियर है? नो सर। गुड। ऐसे फ्रैंकली बोला करो ना बेटा। तो देखो, ये वाला जो ग्रीन एरो है, उसका नाम वही लिख देता हूं, ये वाला, इसको बोला जा रहा है आई डी ए, और ये वाला जो है इसको बोला जा रहा है बी। अब क्लियर है? यस सर। अभी भी इतना अच्छी तरह से नहीं बोले हो यस, बोलो। जब तक बिल्कुल 100% क्लियर ना हो ना, तब तक मत बोलना। सृष्टि, यस सर। क्लियर है? यस सर, मतलब जो रेड लाइन जा रही है। हाँ, वो तो वो तो एक एरिया वेक्टर है, ये मान लो वो एरिया वेक्टर है रेड लाइन तो। और एरिया वेक्टर को क्या बोलते हैं? नीचे लिखा भी हुआ है देखो ब्रैकेट में, क्या होता है एरिया वेक्टर? किसी भी सरफेस पर ड्रॉ किया गया एक परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर को बताता है। तो रेड लाइन जो है वो इस कॉइल पर परपेंडिकुलर है। हुआ क्लियर है नहीं? यस सर। इतनी मजेदारी वाली बात नहीं है। मुस्कान आप बोलो। यस सर, हो गया। साशा, सॉरी सर बट नो। नो। क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? सर वो मेरे इधर से नेट की प्रॉब्लम हो रही है ना इधर, इसलिए एक्चुअली विजिबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है आज। अच्छा, विजिबिलिटी भी नहीं आ रही है अभी? नहीं आ तो अभी रही है बट इट्स वेरी ब्लरी। अच्छा, अभी गाजियाबाद में ही हो? हाँ। रुको, लेट मी एक्सप्लेन लिटिल मोर। देखो, ये कॉइल है आपकी, ठीक है? ओके सर। मैग्नेटिक यस फील्ड सर। आपके सामने से जा रही है, इमेजिन करो। ओके। ओके। अगर मैं इस कॉइल को भी बिल्कुल ऐसे रख दूं, तो अब क्या है ये? अब तो ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई ना? पर हाँ। पैरेलल, यस। परपेंडिकुलर नहीं। पैरेलल, हाँ। और ये आप एक पेन रख दो इस कॉपी पर, परपेंडिकुलर हो गया ये एरिया वेक्टर हो गया, दिस हम्म। दिस। हम्म। अब इसको घुमा दो ऐसे, तो कॉइल, यदि ओके। कॉइल घूमेगी तो उसके ऊपर का ये परपेंडिकुलर भी तो घूम रहा है ना?
यस सर, ठीक है। अब समझ आया। तो यस सर। ये जो आपको दिख रहा है एरो, दो ग्रीन एरो दिख रहे हैं, हाँ। एक हो गया करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट होता है करंट के साथ उस कंडक्टर की लेंथ को चिपका कर लिख दो। तो करंट, जो कंडक्टर था डीए था, डीए क्यों लिखा, एडी क्यों नहीं लिखा, करंट की डायरेक्शन डी से ए है ना, ओके तो सर। इसलिए उसको मैंने डी ए लिखा। तो आईडीए करंट एलिमेंट हो गया, यस और सर। मैग्नेट फील्ड हो गई बी, और ये रेड लाइन जो है ये परपेंडिकुलर होता है। ओके सर। नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन आईडीए एंड बी। ये फिगर में दिख रहा है आपको, बताओ जरा। बोलो। और 90 डिग्री। ओनली 90? इज इट ओनली 90? मुस्कान, साशा? सर 90 प्लस थीटा। यस, दिस इज 90 प्लस थीटा सृष्टि। ओके सर। क्लियर हुआ? यस सर। देखो 90 तो रेड लाइन तक है ना बस, यस सर। और ये जो बी का है वो तो दूर गया ना, तो और आगे चलना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। ओके तो सर। दिस इज 90 प्लस थीटा। तो आ जाइए अब यहां। हाँ, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, जो भी दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड, तो आई डी ए। डी ए बेटा क्या है, डी ए तो विड्थ है ना, विड्थ मैंने क्या लिखी थी, बी। तो डी ए तो उसका नाम था, और उसकी मेजरमेंट कितनी है, बी। तो अब इसको बी लिख दीजिए, आई बी बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला साइन थीटा होता है ना, लेकिन थीटा नहीं, कितना एंगल अभी अभी आप लोगों ने बताया, 90 प्लस थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब एक बात और बता दो कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री में? कॉस। कॉस थीटा होता है। बायो वाले बच्चे ने पहले बोला, मैथ्स वाले सन्नाटे में है। सर पता था। अच्छा, बताना नहीं चाह रहे थे, हम अपनी नॉलेज क्यों बांटते हैं किसी के साथ। तो नहीं सर, मैंने पहले बोल दिया ना, वो बोल दी उससे पहले ही मैंने बोल सो दिया। स्वीट ऑफ यू। देख लो कितना शील्ड करती है तुमको साशा, है ना। हाँ, तो से थैंक्स टू हर। थैंक यू साशा। तो F1 इज इक्वल टू आई बी बी कॉस थीटा, ये क्लियर हो गया बेटा। अब बचती है बात इसकी डायरेक्शन की। तो फिर से झगड़ा शुरू होगा, क्योंकि डायरेक्शंस में तो हाथ टाइट हैं आप लोगों के। तो चलिए चलते हैं फिगर पर। यहां लगेगा यहां लगेगा स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि यदि हमारे पास दो वेक्टर्स हों, वेक्टर ए वेक्टर बी, और हमको करना है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मान लीजिए, और इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो एक राइट हैंडेड स्क्रू को घुमाइए ए से बी। ए से बी घूमने में वो कैसे घुमा, एंटी क्लॉक घुमाना। और जब एक स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो बताइए वो खुलता है कि बंद होता है? खुलेगा। खुलता है। खुलता है। खुलेगा तो मतलब स्क्रू आउटवर्ड आएगा कि इनवर्ड जाएगा पेज में? पर आउटवर्ड। आउटवर्ड्स आएगा आपकी ओर। वेरी गुड। तो चलो जरा बात कर लेते हैं इस फिगर में जो आपने ड्रॉ की हुई है। आ जाइए इधर। तो आईडीए
और क्रॉस बी ऊपर से देखो, मान लीजिए आप इसको सर से देख रहे हो, ये आपकी आई है, यहां से देख रहे हो, और आपको करना है आई डी ए क्रॉस बी, यानी कि ऐसे घुमा रहे हो, है ना। तो बताओ क्लॉक घूम रहा है कि एंटी क्लॉक, ऊपर से देख रहे हो, इमेजिन करो। सर एक और बार आप एरो ड्रॉ करके दिखा सकते हो प्लीज? यस बिल्कुल, देखो टॉप से देख रहे हो, ये क्लियर है। आप इमेजिन यस करो कि सर। योर आई हैज बीन पुट हेयर, आप यहां से देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको, और ओके क्रॉस सर। प्रोडक्ट किसका है, आई डी ए का बी से, यानी कि यस। ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज? ये क्लॉक है। अरे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज सर। यस, अब जाके प्रॉपर दिखा। ये एंटी क्लॉक है। तो एंटी क्लॉक में तो स्क्रू खुलता है, खुलता है जब स्क्रू तो हमारी ओर आता है, हमारी ओर आता है मतलब F1 की आउटवर्ड। डायरेक्शन, आउट नहीं बोलेंगे बच्चे इसको, ये टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, इसको बोलते हैं अपवर्ड। सो दिस इज F1, अपवर्ड नॉट आउटवर्ड्स। आउट का मतलब होता है आपकी ओर निकल कर आ रहे, योर फेस इज एट द पेज ना, कॉपी के पेज पर आपका ये। फेस है या मोबाइल की स्क्रीन पर आपका फेस है, तो आउटवर्ड यस का सर। मतलब होता है आपके ऊपर आ रहा है निकल कर, ओके आपके सर। फेस पर और अटैक कर रहा है, ये आउट होता है। अप का मतलब होता है पेज के ऊपर, पेज के टॉप की ओर जा रहा है। ओके सर। सो दिस F1 इज नॉट आउटवर्ड, दिस इज अपवर्ड। ये बात मेंशन करनी पड़ेगी यहां। upwards to the top of page using, रूल का नाम लिखना है पूरा, यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल, अपवर्ड। और फिगर में ड्रॉ कर लीजिए F1 ऊपर की ओर, ये आई वगैरह मत ड्रॉ करना। तो वैसे भी भले ही आप वहां पर रूल ना लगा पाओ, सपोज कीजिए आप नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, रट कर चले जाओ कि जो ऊपर वाली आर्म पर फोर्स आना है आई बी बी कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला होना है, और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होनी है, पेज के टॉप की ओर होनी है। हो गया यहाँ तक का? यस सर। अब चलेंगे इसके ऑपोजिट आर्म को देखेंगे, ये था AD पर, अब आ जाइए सामने वाली पर, BC पर, इधर देखेंगे अगला हेडिंग, ये था फोर्स एक्टिंग एट आर्म AD। नाउ BC, वही बात फिर से, फोर्स को नाम दे देता हूं F2, करंट है B से C है करंट, या C से B है? सर बी से सी। फ्रॉम B टू C, तो करंट एलिमेंट का नाम क्या बोलूंगा, BC। एंड क्रॉस B, ये आपको पता ही है। अब बात आती है, पहले तो रूल लगा दो, वो तो बड़ा सिंपल सा है, आई बी, भाई BC की जगह भी विड्थ है ना B, आई बी बी साइन एंगल बिटवीन देम, एंगल ढूंढना पड़ेगा। चलो जी, एक काम करूं, जैसे ही रेड लाइन ऊपर बनाई थी, तो रेड लाइन तो नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूं, उसमें हर्ज क्या है, यहां भी ड्रॉ कर दी मैंने रेड लाइन, देखो ये क्या फर्क पड़ता है ना। तो वही, इसका एंगल भी वही रहेगा ये। लेकिन यदि मैं फिर से ग्रीन एरोज बनाऊं, इस बार करंट एलिमेंट कौन है, ये वाला है बच्चे, और मैग्नेट फील्ड कहाँ है, वो तो सेम ही रहेगी, मैग्नेट फील्ड थोड़ी चेंज हुई। और ये था 90 और ये था थीटा, तो बेटा इस बार एंगल कितना है दोनों के बीच में,
भाई पूरा एंगल जो है ये है 90 और ये तो है थीटा, तो ये जो छुटक सा बचा, 90 माइनस थीटा। यस वेरी गुड, दिस टाइम इट इज 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो भी कॉस थीटा ही होता है। मतलब सेम फॉर्मूला आ गया, देखो आई बी बी कॉस थीटा, देखो यहाँ भी आई बी बी कॉस थीटा। एंड नाउ इफ आई विल अप्लाई द सेम राइट हैंड स्क्रू रूल लुकिंग फ्रॉम द बिलो, यहाँ से देखते हुए यदि इन दोनों पर राइट हैंड स्क्रू रूल लगाऊंगा, रूल भले ही आपसे लग पाए कि ना लग पाए, लेकिन एक बात तो रट सकते हो, रटने में तो माहिर होते हो, कि जो F2 की डायरेक्शन आएगी वो टू द बॉटम ऑफ द पेज मतलब डाउनवर्ड आएगी F2 यूजिंग सेम रूल। तो इसको लिख देते हैं जल्दी से, क्या, डायरेक्टेड downward to the bottom of the page। इसको थोड़ा सा जल्दी भगाया है मैंने काम को, क्या क्लियर हुआ आपको ये? यस सर। तो अब जरा और ध्यान से देखो, व्हाट वाज F1, मतलब वेयर वाज F1 डायरेक्टेड अपवर्ड, where is F2 directed downward, and what about their magnitude, same IBB cos theta IBB cos theta। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, बचे ही नहीं, यानी कि नेट फोर्स ऑन द विड्थ इज 0 एज F1 and F2 are equal in magnitude and opposite in direction, so they cancel out। तो 4 में से 2 हमने स्टडी किए हैं आज, बाकी बचे करेंगे कल। तो देख लो कितना बड़ा डेरिवेशन है, देख रहे हो? ये नोट हो गया बेटा? यस सर, सब हो गया। गुड। तो अब हमारे 4 फोर्सेस में से 2 वी फिनिश्ड, 2 बचे हैं, एक ए बी के ऊपर और एक सी डी के ऊपर। तो इनको फिनिश करेंगे कल। कल वैसे तो मैं 2-3 बजे के करीब निकलूंगा, तो देखते हैं कल आप पढ़ पाओगे कि नहीं। मॉर्निंग तो नहीं। अच्छा, बिजी, सर भाई दूज में बिजी। मैं नहीं, चलो आई विल कैंसिल द प्लान, अगर आप दोबारा दोपहर में रखते हो आई कैंसिल इट, माय पेरेंट्स विल गो। नहीं नहीं, यू गो, क्योंकि मेरा भी कुछ पक्का नहीं है ना कि मैं कितने बजे फ्री होऊंगा, क्या है, निकलूंगा तो मैं यहाँ से तो एक्चुअली मेरे को भी देहरादून जाना